5 मिनट में 100 खबरें इस स्टाइल में मैं सुना दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो कल जिस माहौल में हमने सेशन ख़त्म किया था, काफ़ी गंभीर एक माहौल बन गया था। लेकिन मैं पुश्तैनी किसान हूँ, 5 पीढ़ियों से जितने भी मालूम है किसानी हुई है। तो किसान को निराश होना अलाउड नहीं होता है, हमारी ट्रेनिंग ही वैसे हुई होती है। मैं एक वाक़या बताऊंगा। एक साल में हमने बुआई की, अच्छी बारिश आई थी इसलिए, और फिर 20-25 दिन की गैप हो गई। तो सब उग के तो आया था, लेकिन सब मुरझाना चालू हो गया। तो ऐसे समय में मैं तो काफ़ी निराश था कि अरे इस साल तो सब डूब गया, अभी क्या करेंगे ना। तो दादी आई, और दादी के माँ ने बताया कि अरे ये तो एकदम रुआ सा हो गया, तो कुछ बताओ इसको। तो दादी बोले अरे क्यों चिंता करते हो, जो भी सबका होगा वो हमारा होगा। तो तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है कि करते रहो, जो भी ये गैप मिले उसमें जो काम करने हैं वो पूरे करो तुम जल्दी जल्दी। और मैंने माना, और अगले 3-4 दिन में बारिश आ गई, फिर फसलें एकदम से बढ़ना चालू हुई, फसल भी अच्छी हुई। तो ये जो ट्रेनिंग है हमारी, ये इसी ढंग से हुई है कि निराश नहीं होना है। जो भी कल हमने सब समाज से सुनी, तो उससे कोई रुकना नहीं है, समस्याओं का हल ढूंढना है। तो हल ढूंढने के लिए हम फिलहाल क्या कर रहे हैं। तो कल जो हमें जयदीप जी ने बताया कि आपको ये सिस्टम टोटलिटी में देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कोई पकड़ लो सिरा और वहाँ से चालू हो जाओ, ऐसा नहीं। 4-5 जो चीज़ें थी, तो वही चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल जैविक कृषि पिताजी ने हमारी 40 साल पहले चालू की, हम भी वही कर रहे हैं। लेकिन पिताजी का एक सिस्टम ये था कि मुझे ये मंजूर है और मुझे ऐसा ही जीना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। हमें थोड़ा लगता है कि वो समय की मांग थी कि उस समय जैविक कृषि को एक प्रूव करना जरूरी था 80s में। लेकिन आज समय की मांग मेरे हिसाब से यह है कि ये फैलना चाहिए, क्योंकि एक आदमी 1000 कदम चलता है और 1000 आदमी 1 कदम चलते हैं। तो मेरा बिलीफ है कि हमने 1000 लोगों ने 1 कदम भी चलाया तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल होगा, क्योंकि ये 1000 कदम वाला एक आदमी मर गया बीच में तो खत्म हो जाती है कहानी। लेकिन 1 कदम भी हम बहुत से लोग 1 कदम आगे बढ़े होंगे तो ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। तो ये दिशा में हम लोग आज क्या कर रहे हैं। तो मैं पूरा अप्रोच हमारा ये है कि ये रुकता कहाँ कहाँ है, क्या क्या समस्याएं है इसमें। तो पहला तो जैसे हमने अभी बात आपने बताया कि ये धीरज रखने की चीज़ है, ये तो मंजूर है कि जैविक कृषि की तरफ जाना है तो धीरज रखना पड़ता है। लेकिन इतना भी नहीं कि 8-10 साल धीरज रखने की ताकत हर किसी के इसमें नहीं है। जो निष्ठापूर्वक जुड़ा है उसमें जरूर है वो, लेकिन हम अगर चाहते कि ये फैले तो उतना धीरज नहीं रहेगा। तो अलग अलग तकनीक जो आ रही है, माइक्रोब्स का इस्तेमाल हो, फंगस का इस्तेमाल हो, जो गोबर खाद है उसको ज़्यादा पावरफुल और जल्दी कैसा लगे, ये सब तकनीक पे हम काम कर रहे हैं। उसके ऊपर माइक्रोस्कोप लाना, उसका संशोधन करना, इसके ऊपर काम चल रहा है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट। मतलब मैं अभी बोलता हूँ कि 3 साल पहले अगर मुझे कोई बोलता कि आप बोलो किसी किसान को कि आप जैविक कृषि करो, तो मेरी हिम्मत नहीं थी, भले इतने साल का इतिहास रहा है। क्योंकि हम जगह जगह पे मार खाते हैं और हमारे पास वैसे सॉल्यूशंस अगर नहीं है तो हम किसी को बोलने के लिए हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन अभी हम लोग वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं इसमें रिजल्ट मिलना चालू हुए। और बोल सकते हैं कि ये जो गैप था कि 8-10 साल का है, वो 1 साल या 2 साल में वो कवर हो जाएगा। अब कैसे होगा, कितने करना पड़ेगा, वो पॉसिबल है नहीं है, इसके तफसील में उसमें नहीं जाएंगे अभी डिटेल में। लेकिन ये हो सकता है, इतना तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अगर प्रोडक्शन हो रहा है, फिर दूसरा मुद्दा आता है कि जो भी किसान मुड़ता है इसकी ओर, वो फिसल कहाँ जाता है। तो फिसलता यहाँ है कि ऐसी कोई परिस्थितियाँ बन जाती है कि उस समय उसे लगता है कि अभी अगर मैं एक स्प्रे नहीं मारूंगा या तो एक बोरी खाद नहीं डालूंगा तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसी जब इमरजेंसी की स्थिति आती है, तो जो भी आज तक हमारे प्रयास चल रहे हैं वो ऐसे होते हैं कि हमें जब ट्रेनिंग लेना है तब हमने किसानों को बोला है, हमें जो बताना है वो हमने बता दिया। लेकिन जब वो दिक्कत में है तब उसे सहारा देने के लिए वो कृषि सेवा केंद्र वाला, जो फर्टिलाइजर दुकान वाला, वो उसका गुरु हमेशा उधर बैठा है, लेकिन हम नहीं है। तो ऐसे समय में हमारी एक हेल्पलाइन होनी चाहिए कि जब कभी भी उसको दिक्कत है तो हमें कॉल करें और बताओ भाई अभी क्या कर सकते हैं।
और हमारे पास फिर उसके इलाज भी होने चाहिए, जो जनरली जैविक कृषि में सब प्रिवेंशन के तरीके ज़्यादा है, क्योर के कम है। तो वैसे भी कुछ ना कुछ हमारे पास इलाज होने चाहिए, और वो भी प्रयोगों के आधार पे, जैसे मित्र बुरशी है, बाकी चीज़ें हैं, तो काफ़ी अच्छे कारीगर साबित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से वहाँ का एक जो जगह है वो हम रोक सकते हैं कि वहाँ जो भी मुड़ा है वो वापस ना जाए। वापस जाने के लिए और भी जो चीज़ें हैं कि फसल बहुत अच्छी आ गई, लेकिन उसका सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और ये सब नहीं हो पाया। आज की तारीख में किसान की फसल कोई ये स्थिति में नहीं खरीदने के लिए तैयार कि कचरा भी है, कंकड़ भी है, फिर भी कोई खरीद लेगा, क्योंकि वो मेहनत अभी कोई नहीं करना चाहता है, वो स्किल भी नहीं बचे अभी घरों घरों में। तो हमें रेडी टू कुक या रेडी टू ईट ये सिस्टम में ही हमें आना पड़ेगा। इसके लिए बहुत कुछ बोल भी सकता है कि कोई हम इतनी सेवा क्यों करें, लेकिन वो समय की मांग है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो उसके लिए हम लोग एक प्रोसेसिंग सेंटर जहाँ क्लीनिंग, ग्रेडिंग ये सब होगा, वो हमने एस्टेब्लिश किया है। और कपास जो है, देसी कपास के बारे में हम बहुत कुछ बात करते हैं, लेकिन फिर देसी कपास शॉर्ट स्टेपल होता है, उसका फिर कपड़े तक के पहुंचाना ये कोई आसान बात नहीं है। ग्रामचा मंडल जो संस्था है, जो 90 साल से इसी क्षेत्र में काम कर रही है, वहाँ पे काफ़ी प्रयोग हमारी माता जी के होते हुए हुए, और अभी हम उसको आगे बढ़ाने का देश का एक पहला प्री प्रोसेसिंग का जो यूनिट है वो इस्टेब्लिश हो रहा है। तभी वो हम देसी कपास के बारे में भी आगे जा पाएंगे। और फाइनली हमारा जो मानना है कि ये हमने पहुंचाया, मतलब पैकिंग ग्रेडिंग होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, किसान अपने अपने गांव में बैठा हुआ है, अपने खेतों में बैठा हुआ है, कोई उसे एक पैकेट हल्दी का, गेहूं का मांगता है, तो वो कुरियर सिस्टम पे का पास जाएगा, शहर में जाएगा, वहाँ से पार्सल करेगा, फिर वो पहुंचेगा, ये उतना आसान नहीं है। तो ग्रामसा मंडल एक बड़ी संस्था है, वर्धा एक शहर में है, जिले की जगह पे है, तो यहाँ एक ऐसे स्टोर हाउस बनाया जाए जहाँ से बेचा भी जा सकता है, और हर बार कोई एक छोटा सा ऑर्डर आया तो किसान को भागना नहीं पड़ेगा, उधर हम स्टोर हाउस जैसा रहेगा। इस प्रकार के हमारे काम चल रहे। तो मैं मानता हूँ मैंने समय में पूरा कर दिया और यहाँ रुकता हूँ। अधिक जानकारी अगर कोई चाहता है तो कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया चिन्मय भाई। अब हम लोग आप सभी साथियों का शुक्रिया, बहुत दिलचस्प। और जी आप दीजिएगा, हम लोग चाय तैयार है, चाय जितनी जल्दी पी सकें, टाइम तो ओवर हो गया है। अगले सेशन में हम लोग चलेंगे, आप सब चाय पर आमंत्रित हैं। और अगले सेशन के लिए पंकज भाई यहाँ पर आ जाइए जी। जी चाय पर आप आमंत्रित हैं। तुम भी खाओ, हम भी खा भी, सब जने खा भी लूंगा, या चार भी जब देखेंगे ये है अंजिसा, इसकी सब्जी बनेगी। बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है बेहतर पोषण। हमारे आसपास ऐसी कई चीजें मौजूद हैं जिनसे हम पोषण समृद्ध व्यंजन तैयार कर सकते हैं। यह चीजें हमारे आसपास आसानी से मिल जाती हैं। पोषण माह में आइए मिलते हैं ऐसे ही कुछ व्यंजन। कहाँ बना रही हो? सब्जियां
काय की अंगीठा है, बिरान है, दाल है, राजा भोज है, हल्की गोल सकली, बड़ी गोल सकली, ये सब मिलते हैं, सब खरीदते हैं, दालें जाती हैं। 2000 ग्राम से अंगीठा है, इसकी सब्जी बनाई फिर आप खाओ तो कहो कि कितनी अच्छी लगती है। धनिया लहसुन के दाने और 2 चम्मच धनिया, 4-5 मिर्ची, आधी हल्दी, 1 गठिया प्याज जी हम पीस के अभी मैं सब्जी बना रही हूँ, फिर आप टेस्ट कर लें कैसी लगती है। ठीक है ठीक नहीं तो सीख गया बेटा बिना नमक को खा अभी 3 किलो खा बता